नमस्कार प्यारे बच्चों। गुरुकुल स्कूल धामनोद कक्षा 10वीं के अंतर्गत हिंदी विषय के साथ आज एक रोचक कहानी लेकर पुनः उपस्थित है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती भावना लाड़ आप लोगों के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित बड़े भाई साहब कहानी की व्याख्या करने के लिए एक बार पुनः उपस्थित हूँ। बड़े भाई साहब कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी के अंतर्गत एक कहानी के रूप में प्रस्तुत है। आइए सर्वप्रथम हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन संबंधी रोचक तथ्यों को जान लें। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के साथ साथ उर्दू साहित्य में भी एक प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में रहे हैं। उर्दू साहित्य में ये गुलाब राय के नाम से और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम से इन्होंने अपना लेखन कार्य किया, परंतु इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी रचनाएं के अंतर्गत इनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर नाम की शीर्षक की एक पुस्तकीय श्रृंखला में 8 खंडों में संकलित हैं। ये प्रमुख उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं, इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प एवं मंगलसूत्र, जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास है, इनके द्वारा रचित किए गए। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे माधुरी, हंस आदि। और एक प्रमुख तथ्य यह है कि इनकी सोजे वतन नामक रचना को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसका कारण यह माना गया कि सोजे वतन जो रचना थी उसमें जो भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए जोश एवं उत्साह से भर देने वाला भाव था। इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि यह आम जनता को भड़काने वाली रचना है, इसलिए उन्होंने इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली थी। एवं इन्होंने कहानी एवं उपन्यास में जो योगदान दिया के क्षेत्र में जो योगदान दिया, इस कारण से इन्हें कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। प्रेमचंद जी की भाषा संबंधी विशेषताएं यह हैं कि प्रेमचंद जी एक आम आदमी के जनजीवन के बहुत करीब रहे हैं। इस कारण से इनकी भाषा में आम जनजीवन के शब्दों का, देशज शब्दों का आम खास तौर पर समावेश मिलता है। एवं साथ ही इन्होंने ग्रामीण जीवन शैली को भी अपनी रचनाओं में उकेरा है। साथ ही इनकी भाषा मुहावरेदार भाषा के रूप में भी प्रयोग करने के लिए खासे प्रचलित माने जाते हैं। और साथ इन्होंने अपनी रचनाओं में उन लोगों को मुख्य रूप से दर्शाया है जिन्हें हमारे समाज में दुख, दर्द, अपमान मिला है। इस कारण से इनकी जो भाषा है वह अत्यंत संवेदनशील रही है, अर्थात मन को छू लेने वाली रही है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब कहानी 2 भाइयों पर आधारित कहानी है, जिसमें इस कहानी के नायक अर्थात छोटे भाई हैं। छोटे भाई अपने बड़े भाई से 5 वर्ष छोटे थे एवं 3 दर्जे पीछे। दर्जे का अर्थ है कक्षा। बड़े भाई साहब प्रवृत्ति से बड़े ही अध्ययनशील थे। वे मानते थे कि शिक्षा जैसे विषय में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि नींव मजबूत होनी चाहिए। इस कारण से वे हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे और अपनी किताब कॉपी दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी अपनी कॉपी पुस्तकों पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियों आदि के चित्र भी बनाया करते थे, या एक ही शब्द या वाक्य को बार बार लिखते थे। इसका मुख्य कारण वे ये बताते थे कि यदि वे स्वयं को अध्ययनशील न बताएं तो वे अपने छोटे भाई के समक्ष किस प्रकार मिसाल कायम कर पाएंगे। इस कारण से अपने छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए, पढ़ाई के प्रति उसका आकर्षण बनाए रखने के लिए
वे सदैव पुस्तक खोले बैठे रहते थे एवं साथ ही बड़े होने के नाते उनमें बड़प्पन का भाव भी था। इस कारण से वे मानते थे कि छोटे भाई की निगरानी करना और उसकी देखरेख करने का उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार है। साथ ही छोटा भाई भी अपने बड़े भाई के द्वारा दिए गए आदेशों का, हुक्म का बड़े ही शालीनता से पालन करता था। उनका कभी भी कोई आदेश वह नकारता नहीं था। इस प्रकार से इस पाठ में दोनों ही भाइयों के एक दूसरे के प्रति समर्पण दर्शाया गया है। जहाँ बड़े भाई अपने बड़े होने के कर्तव्य परायणता का संदेश देते हैं, वहीं छोटे भाई अपने मर्यादित होने का पाठ इस पाठ में बताते हैं। उनके छोटे भाई के लिए, जो बड़े भाई जिस प्रकार अध्ययनशील थे, छोटे भाई के लिए वैसे ही किताब लेकर बैठना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। वे अपने मित्रों के साथ कंकरियाँ उछालना, कागज़ की तितलियाँ उड़ाना, कनकव्य उड़ाना, पतंगे उड़ाना, इस प्रकार के कार्यों में उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। इस प्रकार दोनों ही भाई एक दूसरे से स्वभावतः विपरीत थे। जब भी छोटे भाई अपने मित्रों के साथ खेल कर आते तो बड़े भाई उनसे पहला सवाल यही पूछते कि कहाँ थे, और इस प्रकार से उनके प्यार भरे और गुस्से से दोनों ही प्रकार के शब्दों के मिश्रण से वे छोटे भाई का स्वागत करते, अर्थात छोटे भाई से भेंट करते। और जब छोटे भाई को पढ़ाई के प्रति इस प्रकार से दूर जाते देखते तो वह छोटे भाई को पढ़ाई का महत्व बताते और अपनी उपदेश कला में वे निपुण थे। इस कारण से उपदेश श्रृंखला शुरू कर देते, उपदेश माला शुरू कर देते कि तुम जिस तरीके से पढ़ रहे हो इससे तुम जीवन भर अंग्रेज़ी नहीं सीख पाओगे। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई आसान कार्य नहीं है। वे स्वयं का उदाहरण भी देते हैं कि तुमने कभी मुझे मेले तमाशे देखने जाते देखा है। अर्थात वे ये दर्शाना चाहते हैं कि वे अपने छोटे भाई के समक्ष एक आदर्श व्यक्तित्व अपने स्वयं को प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे छोटा भाई उन्हें देखकर कभी गलत राह पर न जाए। साथ ही वे कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से यदि समय व्यर्थ गंवाना है तो तुम यहाँ अपने दादा की कमाई को व्यर्थ न गंवाओ और घर लौट जाओ। बड़े भाई के इस प्रकार के कड़वे वचनों को सुनकर छोटे भाई बड़े ही दुखी होते, निराश हो जाते, लेकिन कुछ समय के बाद वे निराशा के बादल फट जाते और वे पढ़ाई के प्रति उत्साहित हो जाते और जोश में आकर वे एक टाइम टेबल बना लेते जिसमें वे सभी विषयों का समावेश करते, जैसे गणित, अंग्रेज़ी, भूगोल, इतिहास, सभी विषयों को बराबर समय देते। परंतु इस टाइम टेबल में कहीं भी खेल कूद के लिए वे कोई जगह नहीं देते। परंतु जैसा कि हमने पढ़ा कि छोटे भाई का स्वभाव चंचल है, इस कारण से टाइम टेबल तो वे बना लेते लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते। अनायास ही, न चाहते हुए भी मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के खेल, ये अपनी ओर उनका मन खींच ही लेते और किसी भी प्रकार से लेखक को टाइम टेबल और अपनी पुस्तकों का कोई भान नहीं रहता, कोई याद नहीं आती। और पुनः फिर बड़े भाई जब उन्हें इस तरह देखते तो बड़े भाई पुनः उन्हें डांट फटकार लगाने लगते। यहाँ पर लेखक ने अर्थात छोटे भाई ने अपनी स्थिति इस प्रकार बताई है कि जिस प्रकार व्यक्ति विपत्ति के समय या मौत के समय व्यक्ति जानता है कि जो भी मोह माया है, मेरे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, ये मैं अपने साथ नहीं ले जा पाऊँगा। मौत जो है, मृत्यु जो है, वह एक अटल सत्य है, परंतु फिर भी उसका मन मोह माया में लिप्त रहता है। उसी प्रकार से लेखक भी जानते थे कि खेल कूद के उपरांत घर जाने पर उनकी स्थिति क्या होगी, परंतु फिर भी खेल कूद के प्रति वह अपना आकर्षण कम नहीं कर पाते थे। सालाना इम्तिहान हुए और इस प्रकार इम्तिहान में जो परिणाम आया वह छोटे भाई के लिए तो अपेक्षाजनक रहा, अच्छा रहा, लेकिन बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं रहा। सालाना इम्तिहान में भाई साहब फेल हो गए और छोटे भाई दर्जे में प्रथम आते हैं, जिससे छोटे भाई के मन में यह आता है कि वे अपने बड़े भाई को खरी खोटी सुनाएं कि आप रात दिन पढ़ाई करते थे तो आपको क्या नतीजा हाथ आया।
मुझे देखिए, मैं खेल कूद कर भी प्रथम आया हूँ। परंतु बड़े भाई की स्थिति देखकर उन्हें बड़े भाई से हमदर्दी हुई और परंतु फिर भी वह बड़े भाई के सामने खेलने कूदने के लिए बराबर जाते और यह दर्शाते कि बड़े भाई का वह रौब, वह प्रभाव अब उन पर नहीं रहा। वे पहले से अधिक स्वच्छंद हो गए। स्वच्छंद का अर्थ होता है मन में जो भी आए वह करना। तो इस प्रकार छोटे भाई स्वच्छंद हो गए। तो बच्चों, बड़े भाई साहब कहानी का प्रथम भाग यहाँ हम रोक देते हैं। अगले भाग के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।